हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास की सीरीज हम लोगों ने लगभग 15 से 20 लेक्चर्स के माध्यम से आप तक पहुंचाने की ये पहल शुरू की है, आपको पसंद आई होगी। और इसी सीरीज में जो लास्ट वीडियो था, पहला वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि एंशिएंट हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है और कैसे इस सब्जेक्ट को बेहद ही इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। साथ ही साथ भारतवर्ष का जो एंशिएंट कॉन्सेप्ट था, भारतवर्ष क्या था, कौन कौन से उसके अंदर कंट्रीज थे और उन कंट्रीज और उन खंडों का क्या उस वक्त सिग्निफिकेंस था, इसके बारे में भी हम लोगों ने आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज जो हमारा सेकंड वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री पे, प्राचीन इतिहास पे, उसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ज्योग्राफिकल सेटिंग क्या रहा। तो आप सोच रहे होंगे कि जब एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है तो इसमें ज्योग्राफिकल सेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। मुझे लगता है जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर ना कर दें, आप शायद अप्रिशिएट ना कर पाए कि ये ज्योग्राफिकल सेटिंग्स ही हैं जो काफी हद तक ये डिसाइड करती हैं कि कैसे सिटीज डेवलप होती हैं, कहां पर वो सिटीज डेवलप होती हैं। वो सिटीज रिवर्स के किनारे होंगी, माउंटेन्स में होंगी, या फिर कोस्ट लाइन पे होंगी, सी के किनारे होंगी, या फिर डेजर्ट्स में होंगी। और वो सिटीज इन अलग अलग एरियाज में होंगी, तो कैसे कैसे उन सिटीज के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं, जैसा देश वैसा वेश। इसका मतलब कि जैसी हमारी ज्योग्राफिकल सेटिंग्स होंगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स होंगी, उसी हिसाब से उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर वहां पे कल्चर शुरू होगा, उसी हिसाब से वहां पे पहनावा होगा, उसी हिसाब से वहां का खान पान होगा, उसी हिसाब से वहां पे वॉर्स डिफाइन होंगे, उसी हिसाब से वहां की इकोनॉमी डिफाइन होगी, उसी हिसाब से वहां की जो पॉलिटिकल सेटिंग है काफी हद तक वो भी इंपैक्ट होगी। और ज्योग्राफिकल सेटिंग्स ही एक बड़ा रोल प्ले करती हैं व्हेन इट कम्स टू सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लेस। सो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी ज्योग्राफिकल सेटिंग्स रही इंडिया के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जो कि एंशिएंट टाइम से, प्राचीन टाइम से काफी चीजों को डिफाइन करती हुई आ रही हैं। जो हमारा प्रयास रहेगा दोस्तों, अगले कुछ स्लाइड्स के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से 6 या 7 बड़े ज्योग्राफिकल फीचर्स थे जिन्होंने आने वाले समय में, प्राचीन समय से ही, एंशिएंट टाइम से ही हमारे कल्चर को डिफाइन किया, हमारे सिविलाइजेशंस को डिफाइन किया, हमारे वॉर्स को डिफाइन किया, डिफरेंट डायनेस्टीज को डिफाइन किया, डिफरेंट टाउन्स को डिफाइन किया, कैसी हमारी इकोनॉमी होगी हुई डिफरेंट पार्ट्स में, उसको डिफाइन किया, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज कैसे होंगे डिफरेंट पार्ट्स में, उसको डिफाइन किया। साथ ही साथ जो वॉर्स थे उस वक्त, उनको डिफाइन किया। उनके डेफिनेशन के अलावा अगर हम फॉरेन रिलेशंस देख लें कि बाकी देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहे, वहां से कैसे फॉरेन इन्वेडर्स आए, हमारे देश से कैसे हम लोगों ने अपने एम्पायर्स को एक्सपैंड किया दूसरी टेरिटरीज में, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, दूसरे कंट्रीज के अंदर। साथ ही साथ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख लें, जो कि कल्चर फैलाने का या एक्सपैंड करने का, इन्फ्लुएंस करने का एक बड़ा मीडियम है, तो वो भी ज्योग्राफिकल सेटिंग से बहुत हद तक प्रभावित और इन्फ्लुएंस होता है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत की क्या ऐसी ज्योग्राफिकल सेटिंग्स रही जिन्होंने शुरुआत से ही इन सभी चीजों पे अपना मेजर इंपैक्ट क्रिएट किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात को समझा जाए कि पुराने जो लिटरेचर थे, पुराने जितने ट्रैवलर्स थे, पुरानी जो एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें जैसा हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया, अगर हम कहें इंडिया, अगर हम कहें हिंदुस्तान, अगर हम कहें भारत या भारतवर्ष, इन सभी का मतलब आज का इंडिया नहीं है, मॉडर्न डे इंडिया नहीं है। इसका एक्चुअली मतलब है पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इतना बड़ा एरिया कवर करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट
कि अगर आप यूरोप, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है यूरोप, उसमें से अगर आप रशिया को हटा दें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बचे हुए ज्योग्राफिकल यूरोप के बराबर या बराबरी करने में सक्षम है। सो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंशिएंट हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में जब भी शब्द आए इंडिया, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इन सभी का मतलब है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ जो एक मेजर ज्योग्राफिकल फीचर रहा वो रहा, या फिर ज्योग्राफिकल फीचर्स द्वारा डिफाइन जो एक मेजर फिनोमिनन रहा उस वक्त, वो रहा मॉनसून। मॉनसून अरब्स ने फर्स्ट सेंचुरी एडी में पहली बार इसको डिस्कवर किया और मॉनसून को अरब्स ने स्टार्ट किया यूटिलाइज करना अपने ट्रेड को ऑग्यूमेंट करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। वो यूज करते थे मॉनसून को हमारे वेस्टर्न इंडिया से सेल करते हुए, वो बेसिकली मिडिल ईस्ट तक सेल करने में, उसके बाद मेडिटेरेनियन सी तक अपने ट्रेड को एम्फसाइज करने में। और इसी मॉनसून को फिर वो यूज करते थे, या रिटर्निंग मॉनसून को यूज करते थे, वो अपने एरियाज, सेंट्रल एशिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे मेडिटेरेनियन हो, यहां से सेल करते हुए वो आते थे मॉनसून के सहारे और जाते थे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। इसका मतलब ज्योग्राफिकल फीचर्स ने डिफाइन किया मॉनसून को। मॉनसून को उस वक्त के कल्चरल एलिमेंट्स, इनहैबिटेंट्स, डिफरेंट किंगडम्स, एम्पायर्स, लोगों ने यूटिलाइज किया एक इंपॉर्टेंट फीचर को अंजाम देने के लिए, वो है ट्रेड या व्यवसाय। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कल्चर के जो डिफाइन होते हैं या फिर जिनका इंपैक्ट रहता है ट्रेड, कॉमर्स एंड रिलीजन के एक्सचेंज के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ा मैं कहूंगा फिजिकल फीचर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, या सबसे बड़ा जो ज्योग्राफिकल सेटिंग का फीचर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो है द ग्रेट हिमालयाज। द ग्रेट हिमालयाज, ऐसा कोई नहीं होगा इस देश में, सब कॉन्टिनेंट में, मैं कहूंगा दुनिया में, जो कि हिमालयाज को नहीं जानता हो। द ग्रेट हिमालयाज हमारे देश के नॉर्थ पार्ट को बेसिकली कवर करते हैं। और ये ग्रेट हिमालयाज ही हैं जो कि जब कोल्ड विंड्स ब्लो करती हैं साइबेरिया से, सेंट्रल एशिया से, ये कोल्ड विंड से हमको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फिजिकल फीचर इतना हाई है और एक लंबे एक्सपेंस को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कवर करता है। जब वो ठंडी हवाएं या कोल्ड विंड वहां से आती हैं, हिमालय से टकराती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं और काफी हद तक सब्डी हो जाती हैं, रुक जाती हैं, माइल्ड हो जाती हैं। और इसका एक मेजर इन्फ्लुएंस जो इंडियन क्लाइमेट पे पड़ता है कि अगर द ग्रेट हिमालयाज नहीं होते तो ये ठंडी हवाएं सीधा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर डायरेक्टली अटैक करती। और जब ये ठंडी हवाएं डायरेक्टली इंडिया के ऊपर अटैक करती या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करती, तो जो हमारा क्लाइमेट आज है, जैसे आज मुझे लग रहा है गर्मी का मौसम है, लगभग 40-45 डिग्रीज टेम्परेचर है नॉर्थ इंडिया में, ये टेम्परेचर हो सकता था आज भी नेगेटिव या माइनस में रह सकता था अगर द ग्रेट हिमालयाज इन कोल्ड विंड्स को नहीं रोकते। और विंटर्स में हो सकता था हाल और भी कहीं ज्यादा सिवियर हो जाए, साइबेरिया की तरह। तो कहीं ना कहीं द ग्रेट हिमालयाज ने एक बड़ा बैरियर की तरह हमेशा से एक्ट किया है, इन कोल्ड विंड्स को रोका है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो क्लाइमेट है उसको बहुत ठंडा होने से या फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होने से उसको रोका है, काफी हद तक इसको वार्म रखा है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा मेजर इंपैक्ट रहा है द ग्रेट हिमालयाज का, पहला इंपैक्ट कोल्ड विंड्स को रोकना, दूसरा इंपैक्ट कि जो इन्वेडर्स थे, चाहे वो सेंट्रल एशिया से हों, चाइनीज तरफ से हों, काफी हद तक, या फिर इवन मैं कहूंगा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ से हों, क्योंकि हिमालयाज की एक्सटेंशन ही है ये रेंजेस भी, इनको काफी हद तक, फॉरेन इन्वेजन्स को भी काफी हद तक द ग्रेट हिमालयाज ने उस वक्त रोका। और प्री इंडस्ट्रियल एरिया कि जब तक ये मॉडर्न मशीन्स, टेक्निक्स नहीं आई, तब तक फिजिकल फीचर्स सच एज हिमालयाज को पार कर पाना, उनको पेनिट्रेट कर पाना, उनके थ्रू आ पाना, जा पाना बेहद ही मुश्किल था। तो अगर द ग्रेट हिमालयाज नहीं होते तो ठंडी हवाएं तो आती ही आती, साथ में फॉरेन इन्वेडर्स भी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दिक्कत के, कहीं ज्यादा फ्रीक्वेंसी और कहीं ज्यादा लार्ज नंबर्स में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ सकते थे। तो अगर हम ग्रेट हिमालयाज में मेन रेंज के बाद अगर हम थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आ जाएं,
वेस्ट की तरफ आ जाएं, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ आ जाएं, तो नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो सेकंड इंपॉर्टेंट रेंज पड़ती है वो है द सुलेमान रेंज। और ये सुलेमान रेंज ही है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासेस पड़ते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पासेस मैं आपको बताऊंगा जो कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है खैबर पास, उसके बाद सेकंड है बोलन पास, उसके बाद थर्ड है गोमल पास। ये तीनों ऐसे पासेस रहे हैं, मैं कहूंगा, जिन्होंने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को जोड़ा है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, इनफैक्ट मेडिटेरेनियन और यूरोप हो। तब तक नेवी पिक्चर में नहीं आई और लैंड रूट से ही सारा ट्रेड और वॉरफेयर कंडक्ट किया जाता था। कल्चरल एक्सचेंजेस भी लैंड के थ्रू ही हुआ करते थे। इनफैक्ट सिल्क रूट का क्लासिक एग्जांपल ले लें, जो स्टार्ट होता था चाइना से, इंडिया को ट्रैवर्स करते हुए, मिडिल ईस्ट को ट्रैवर्स करते हुए यूरोप तक जाता था, वो सारा का सारा लगभग लैंड रूट ही हुआ करता था। और ये जो हिमालयस के बाद नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान रेंज है, जिसमें ये 3 पासेस हैं, खैबर, बोलन, गोमल, इन तीनों पासेस के थ्रू ये जो मेजर एक्सचेंज हुआ करता था, लोगों का, मटेरियल का, वॉरफेयर का, ट्रेड का, इकोनॉमी का, सोशल वैल्यूज का, कल्चर्स का, रिलीजन का, ये लगातार बहुत पुराने समय से चला आ रहा है दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले हमने देखा द ग्रेट हिमालयाज, फिर हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में सुलेमान रेंज। इसके थोड़ा अगर हम साउथ में आ जाएं, सुलेमान के अगर थोड़ा सा साउथ में आ जाएं, तो अगली जो इंपॉर्टेंट रेंज पड़ती है, जो बेसिकली पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में पड़ती है, वो है किरथर रेंज। किरथर रेंज बेसिकली आप पास कर सकते हैं जो बोलन पास है। सुलेमान रेंज का जो बोलन पास है उसको आप क्रॉस करेंगे, बलूचिस्तान के पास में पड़ता है आपका किरथर रेंज। किरथर रेंज ने भी शुरुआत से ही, अगर आप एज ए बैरियर देखें, एज ए फैसिलिटेटर देखें, दोनों की तरह शुरुआत से ही एक्ट किया है। इन फिजिकल फीचर्स ने एक बाउंड्री की तरह एक्ट किया है इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर्सेस मिडिल ईस्ट हो, सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, मेडिटेरेनियन एरिया हो। तो इस तरीके से इन फीचर्स ने हमेशा से एक 2 वे एक्सचेंज, मतलब इंडियंस उस तरफ जा सकते थे इन रेंजेस और पासेस के थ्रू, और जो अरब्स थे, मिडिल ईस्टर्न्स थे, सेंट्रल एशियंस थे, यूरोपियंस थे, मेडिटेरेनियंस थे, वो इन पासेस के थ्रू इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लगातार आ सकते थे। चाहे ईरान से हो, अफगानिस्तान से हो, सेंट्रल एशिया से हो, हमेशा से ही, चाहे इन्वेडर्स हो, माइग्रेंट्स हो, लोग हो, वॉरियर्स हो, ट्रेडर्स हो, सभी शुरुआत से ही इस कल्चरल वॉरफेयर या ट्रेड एक्सचेंज को हमेशा से कैरी आउट करते रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है दोस्तों, वो अगर आप हिमालयाज को और वेस्टवर्ड एक्सटेंड कर दें तो आता है आपका हिंदू कुश रेंज। हिंदू कुश रेंज ही वो रेंज है जो सेपरेट करता है जो इंडस सिस्टम है हिंदू कुश रेंज के इस तरफ, उसको ऑक्सस सिस्टम से, जो कि हिंदू कुश रेंज के इस तरफ है। सो हिमालयन रेंज का ही एक्सटेंशन या वेस्टवर्ड एक्सटेंशन आपका है हिंदू कुश रेंज, इस तरफ इंडस सिस्टम, इस तरफ ऑक्सस सिस्टम। अच्छा दोस्तों, अगर प्रोनाउंसिएशन आपको अलग लगता हो इन वोकैबुलरी का, शब्दों का, तो फील कंफर्टेबल कि जो आपको प्रॉपर इसका प्रोनाउंसिएशन लगता हो इन शब्दों का, हिस्टोरिकल प्लेसेस का, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। और ये हिंदू कुश रेंज ही है जो कभी भी एक इनसेपरेबल बैरियर की तरह काम जिसने नहीं किया। इसका मतलब, हालांकि इसने दोनों सिस्टम्स को अलग अलग डायरेक्शन में या इसके दोनों तरफ अलग अलग डायरेक्शन में दोनों सिस्टम पढ़ते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग पासेस के थ्रू, पेनिट्रेशन के थ्रू लगातार दोनों सिस्टम्स में, चाहे कल्चरल एक्सचेंज हो, ट्रेड एक्सचेंज हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, सोशल एक्सचेंजेस हो, वॉरफेयर एक्सचेंजेस हो, हमेशा से चलते रहे हैं। और ये हिंदू कुश रेंज ही है जिसने वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया से जो हमारे एक्सचेंजेस हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ, उनको शुरुआत से ही फैसिलिटेट किया है दोस्तों। तो आप समझ पा रहे होंगे, द ग्रेट हिमालयाज, सुलेमान रेंज, उसके बाद किरथर रेंज, उसके बाद हिंदू कुश माउंटेन, डिफरेंट इनके अंदर पासेस, और उसके बाद इंडस सिस्टम, ऑक्सस सिस्टम, उसके बाद खैबर पास, गोमल पास, गोलन पास, और इनके थ्रू किस तरीके से एक्सचेंज शुरुआत से, चाहे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वेस्टर्न एशिया से हो, चाहे मिडिल ईस्ट के साथ हो, चाहे सेंट्रल एशिया के साथ हो, चाहे वो मेडिटेरेनियन के साथ हो, चाहे वो यूरोप के साथ हो, शुरुआत से ही एक्सचेंजेस लगातार चले आ रहे हैं।
इसके बाद अगर हम हिमालयन रेंजेस की बात करें तो ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगा अगर हम दो इंपॉर्टेंट वैलीज के बारे में आपको ना बताएं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैली मैं कहूंगा वो है वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर वैली हमेशा न्यूज में बनी रहती है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। इनफैक्ट 370 जब हट गया है तो और भी ज्यादा क्लोज एसोसिएशन या एक सॉवरेन एसोसिएशन, नॉन सेपरेबल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया के साथ हमेशा से रहा है, रहेगा फ्यूचर में भी। और ये वैली ऑफ कश्मीर का अगर आप सिग्निफिकेंस देखें तो हाल ही में ये न्यूज में रहता है नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, बट हिस्टोरिकली अगर आप इसको देखें तो एक इंपॉर्टेंट सीट रही है जिसको मैं कहूंगा कल्चरल एक्सचेंजेस में, जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पामिर प्लेटो जो कि कश्मीर वैली के ऊपर है या इसके जस्ट नेबरहुड में है, यहां से या पामिर प्लेटो आप देख लें चाहे कश्मीर वैली देख लें, जो बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन हुआ, और हम अगले चैप्टर्स में आपको बताएंगे जब हम लिटरेचर रिव्यू की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, रेफर करने चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उसमें आप देखेंगे कि कश्मीर वैली, पामिर प्लेटो का एक हमेशा से इंपॉर्टेंट रोल रहा है व्हेन इट कम्स टू प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, जस्ट सच एज बुद्धिज्म का जो प्रोपोगेशन हुआ सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया को, उसकी असली सीट मैं कहूंगा वो हमेशा से कश्मीर वैली के थ्रू या होते हुए ही रही है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट वैली और है वो है द वैली ऑफ नेपाल। द वैली ऑफ नेपाल के थ्रू भी कल्चरल एक्सचेंजेस हमारे चाहे चाइना में हो, चाहे तिब्बत में हो, या उसके अलावा आगे बढ़ते हुए कोरिया में हो, ये सारे कल्चरल एक्सचेंजेस वैली ऑफ नेपाल के थ्रू दोस्तों हुए हैं। सो अगर हम रिकैप करें कि जो हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं उसमें कौन कौन से मेजर फीचर्स हैं, सबसे पहला द ग्रेट हिमालयाज, उसके बाद सुलेमान रेंज, उसके बाद किर्थर रेंज, उसके बाद हिंदुकुश रेंज, उसके बाद कश्मीर वैली, उसके बाद द नेपाल वैली। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल सेटिंग है, फिजिकल फीचर है, जो कि हमारा ग्रेट हिमालयाज है, इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रही है, किस तरह की चीजों को इन सारे फिजिकल फीचर्स ने फैसिलिटेट किया है, किस तरीके से हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस किया है, किस तरीके से हमारे कल्चरल, सोशल, सिविलाइजेशनल, ट्रेड, इकोनॉमी एटसेट्रा सारे एक्सचेंजेस को, इंटरमिंगलिंग को शुरुआत से ही इंपैक्ट किया है, इन्फ्लुएंस किया है। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम हमारे दूसरे बड़े फिजिकल फीचर पर। तो दोस्तों जब हमने बात कर ली पूरे हिमालयन रेंजेस की, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर निकल कर आता है वो है थार डेजर्ट ऑफ इंडिया या थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। थार डेजर्ट अगर आप देख लें तो ये वेस्टर्न इंडिया या वेस्टर्न राजस्थान, जिसमें प्राइमरीली बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं प्राइमरीली वो हैं जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी शेयर होता है, और यहां पर जो सॉइल है, जो फिजिकल क्लाइमेट है, वो डेजर्ट या फिर रेगिस्तान जैसा रहा है। और थार डेजर्ट में एरिड कंडीशंस का मतलब कि पूरे डेजर्ट एरिया के अंदर बारिश बहुत कम होती है, और क्योंकि क्लाइमेट एक मेजर इंफ्लुएंस रखता है कल्चर पे, तो जब डेजर्ट कंडीशंस हैं या ड्राई कंडीशंस हैं, एरिड कंडीशंस हैं, तो उसका भी इंफ्लुएंस होगा कि किस तरीके की सिविलाइजेशन यहां पे स्टार्ट हो पाई, फ्लरिश हो पाई, डिक्लाइन बाद में क्यों हुई, कैसे हुई। उसके साथ ही साथ जो एक्सचेंजेस हुए होंगे इस क्लाइमेट की वजह से, या क्लाइमेट का उन एक्सचेंजेस के ऊपर भी एक मेजर इंफ्लुएंस कहीं ना कहीं बना हुआ होगा। उसके बाद थार डेजर्ट के बाद अगर आप थोड़ा सा और वेस्ट में चले जाएं तो आप फिर चले जाएंगे साउथ पाकिस्तान की जो प्रोविंस है जिसका नाम है सिंध प्रोविंस। और जो सिंध प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस काफी एरिड कंडीशंस शेयर करता है, लेकिन सिंध प्रोविंस के पास जो एक मेजर एडवांटेज रहा है शुरुआत से, वो रहा है सिंधु रिवर या फिर रिवर इंडस। हालांकि बारिश बहुत कम होती है, लेकिन इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज का
इतना बड़ा नेटवर्क वहां पे रहा है कि ये जो पूरा एरिया है सिंध प्रोविंस का, जो इंडस सिस्टम है, इसने इस पूरे एरिड एरिया को शुरू से ही इरिगेशन के लिए, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, टाउन्स एस्टैब्लिश हो सकें उसके लिए, या फिर किस तरह का वॉरफेयर होगा या क्या उनका सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम होगा, उस पे हमेशा से एक मेजर इंपैक्ट, एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस रहा है पूरे इंडस वैली या इंडस रिवर सिस्टम का। उसके बाद अगर हम चलें कि जो इंडस रिवर है ये स्टार्ट होती है तिब्बत या लेह और लद्दाख एरिया से। लेह लद्दाख इंडिया में आता है, कुछ पार्ट उसका चाइना में आता है। यहां से इस रिवर की शुरुआत होती है, फ्लो करती है ये वेस्टवर्ड और लगभग 3200 किलोमीटर्स, 3200 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ये बेसिकली एंटर करती है अरेबियन सी को। और इस पूरे कोर्स में ये काफी हद तक इंडिया को वाटर देती है या इंडिया के स्टेट्स को वाटर देती है, इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स को वाटर देती है, इंडिया के एरियाज को वाटर देती है। और काफी हद तक ये रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो पाकिस्तान की डिफरेंट स्टेट्स हैं, एरियाज हैं, उनको भी वाटर सप्लाई करती है। इनफैक्ट यही कारण रहा है कि 1960 से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप एलिमेंट बना हुआ है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट मेजर सिस्टम देखें, अगर आप थोड़ा सा ईस्ट में आ जाएं इंडस रिवर के, तो यहां पर जो बड़ा एक नेटवर्क है वो है घग्गर हाकरा सिस्टम। ये घग्गर हाकरा सिस्टम जो पंजाब प्रोविंस है, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे इंडिया का हो, घग्गर हाकरा सिस्टम ये दोनों ही स्टेट्स को या इस पूरे एरिया को वाटर सप्लाई करने में हमेशा से एक मेजर रोल प्ले करते रहे हैं। सो दोस्तों, तीन बड़े एलिमेंट्स हो गए, द ग्रेट हिमालयाज एलिमेंट नंबर 1, द थार डेजर्ट एलिमेंट नंबर 2, जो तीसरा मेजर एलिमेंट रहा ज्योग्राफिकल सेटिंग्स का, वो हमारा रहा इंडस वैली सिस्टम या इंडस रिवर सिस्टम। और अब जो नेक्स्ट एलिमेंट की हम बात करेंगे वो है जो हमारे फर्टाइल प्लेन्स हैं गैंगेस के, द फर्टाइल नदर्न एलिविल प्लेन्स ऑफ गंगा, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो पूरे सब कॉन्टिनेंट, पर्टिकुलरली जो नदर्न पार्ट है इंडिया का, नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, उसको किस तरीके से हिस्टोरिकल टाइम से इंफ्लुएंस करते रहे हैं। जो ये प्लेन्स हैं, द ग्रेट फर्टाइल नदर्न एलिविल प्लेन्स ऑफ गंगेज, इनका अगर आप वेस्टर्न पार्ट देखें तो वेस्टर्न पार्ट को दोआब कहा गया है। दोआब का मतलब है ऐसा एरिया जो दो रिवर्स के बीच में हो। तो गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया रहा है उसको हमेशा से दोआब कहा गया है। ये जो ग्रेट गैंगेज प्लेन है, गैंगेटिक प्लेन्स हैं, इनके वेस्टर्न पार्ट का नोमेनक्लेचर हमेशा से रहा है। और दोआब ही वो एरिया रहा है क्योंकि फर्टिलिटी बहुत हाई है एलिवियल डिपॉजिट्स की वजह से, और वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की। साथ ही साथ क्योंकि दोनों मेन रिवर्स हैं इंडिया की, तो अगर आप ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप वाटरवेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप नेवी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप पीपल मटेरियल कमर्शियल एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत ही क्रिटिकल एरिया रहा है, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो या मॉडर्न डे इंडिया हो। इस वजह से जो ग्रेट गैंगेटिक प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट, जिसको दोआब कहा गया है, हाई फर्टिलिटी, हमेशा से हाई डिमांड में रहा है और इस एरिया को लेकर शुरू से ही बड़ा कंटेस्ट बना रहा है। जो इसका सेंट्रल पार्ट है द ग्रेट गैंगेटिक प्लेन का, ये हो गया हमारा ईस्टर्न यूपी, मॉडर्न डे ईस्टर्न यूपी और बिहार। और उसके बाद अगर हम इसका ईस्टर्न पार्ट देखें, ईस्टर्न पार्ट है बेसिकली डेल्टाज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, और मेजरली जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो तीन पर्टिकुलर एरियाज हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड बांग्लादेश। ये हो गया हमारा द ग्रेट गैंगेटिक प्लेन्स का ईस्टर्न पार्ट। तो ये चौथा मेजर एलिमेंट हो गया जो है हमारा कि द ग्रेट गैंगेटिक प्लेन्स, जिसमें वेस्टर्न पार्ट दोआब हो गया, सेंट्रल पार्ट हमारा ईस्टर्न यूपी और बिहार हो गया, और ईस्टर्न पार्ट अगर आप इसका देखेंगे तो गैंगेटिक प्लेन्स, जिसमें प्राइमरीली वेस्ट बंगाल, आसाम एंड बांग्लादेश हो गया।
उसके बाद जो अगला बड़ा फिजिकल फीचर है जिसने शुरुआत से ही एक मेजर रोल प्ले किया है हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स पे, वो रहा है द विंध्यन रेंज। इनफैक्ट आज जहां मेरी पोस्टिंग है चंदौली, बनारस के पास में, मिर्जापुर के पास में, विंध्यन रेंज के काफी करीब है। और विंध्यन रेंज हमेशा से एक इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करते आए हैं कि विंध्यन रेंज ही वो फिजिकल फीचर है जिन्होंने नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया को सेपरेट किया है पेनिनसुलर या सदर्न इंडिया से। लेकिन विंध्यन रेंज ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक सॉलिड दीवार की तरह खड़े हुए हैं। इसका मतलब हिस्टोरिकल टाइम से उसमें भी एक्सचेंजेस, उनके थ्रू भी एक्सचेंजेस, डिफरेंट पासेस के थ्रू, स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमेशा से कल्चरल, सोशल, सिविलाइजेशनल, इकोनॉमिक, ट्रेड, कॉमर्स एक्सचेंजेस लगातार बने रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स है विंध्यन रेंजेस के पास में, वो है मालवा प्लेटो। मालवा प्लेटो की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, वो है नर्मदा एंड ताप्ती। ये दोनों रिवर्स हैं जो बेसिकली वाटर सप्लाई करते हैं टू मेजर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और लास्ट में जाके गुजरात में ये एंड होती हैं। गुजरात के एरियाज में भी पानी की सप्लाई करते हैं। और इस वजह से जो टाउनशिप्स डेवलप हुई हैं हिस्टोरिकल टाइम से, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है, ट्रेड डेवलप हुआ है, कॉमर्स डेवलप हुआ है, सोशल सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं, कल्चर डेवलप हुआ है, पॉलिटिकल सेटिंग्स डेवलप हुई हैं, उन पे इन सभी चीजों का एक मेजर इंपैक्ट हमेशा रहा है। जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं मालवा प्लेटो की, नर्मदा एंड तापी, ये रिवर्स बेसिकली लाई करती हैं, एक तरफ इनके अरावली हो गए और दूसरी तरफ इनके सेंट्रल इंडियन माउंटेन्स हो गए। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट बड़ा फिजिकल फीचर मैं कहूंगा, या ज्योग्राफिकल सेटिंग में जिसे कहूंगा, या उसका एलिमेंट में जिसे कहूंगा, वो है इंडिया की कोस्ट लाइन। जो हमारा तट है, कोस्ट लाइन है लगभग 7500 किलोमीटर लंबा। इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन्स इन द एंटायर वर्ल्ड। और इस कोस्ट लाइन के थ्रू, या इस कोस्ट लाइन पे जो टाउन्स हमारे बसे हुए हैं, इन टाउन्स के थ्रू, इस कोस्ट लाइन के थ्रू हिस्टोरिकल टाइम से ही ट्रेड एक्सचेंज रहा है, वॉरफेयर्स हमारे हुए हैं, डिफरेंट जो डिस्कवर्स थे, ट्रेवलर्स थे, उन्होंने इन रूट्स का यूटिलाइजेशन किया है। चाहे हमारा कनेक्शन इंडियन ओशन से स्टैब्लिश करने का हो, चाहे हमारा कनेक्शन साउथ ईस्ट एशिया से स्टैब्लिश करने का हो, चाहे हमारा कनेक्शन अरेबियन वर्ल्ड, मेडिटेरेनियन, सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ स्टैब्लिश करने का हो, हमारी कोस्ट लाइन ने हमेशा से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो दोस्तों, अगर मैं मोटी मोटी बात कहूं तो किसी भी जगह की, चाहे वो टोपोग्राफी हो, क्लाइमेट हो, सॉइल हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, इनका हमेशा एक इन्फ्लुएंस होता है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस मतलब लोग कैसे जिंदा रहेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, किन से मिलेंगे, सोशल एक्सचेंजेस कैसे होंगे, कल्चरल एक्सचेंजेस कैसे होंगे, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस कैसे होंगे, पॉलिटिकल एक्सचेंजेस कैसे होंगे। ये सारी चीजें ज्योग्राफिकल सेटिंग्स, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट या डिपेंडेंट हमेशा होती हैं। और इस वजह से अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग कल्चरल रिदम्स या सिस्टम्स या एलिमेंट्स डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थार डेजर्ट देख लें राजस्थान का, जहां से मैं आता हूं, तो क्योंकि पानी की बहुत कमी है, वहां का रहन सहन, पहनावा, खान पान, वहां पे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन है, वो हो सकता है डिफरेंट हो अगर आप उसको कंपेयर करें फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न यूपी से, जहां पर पानी की इतनी कमी बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर रिवर गैंजेस फ्लो करती हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। इस वजह से फर्टिलिटी बहुत हाई है, वाटर रिसोर्स की स्कैरसिटी कम रही है, ट्रेड हमेशा से है यहाँ पे काफी लार्ज स्केल पे होता रहा है। तो क्योंकि फैक्टर्स डिफरेंट हैं, इस वजह से जो उसका इन्फ्लुएंस होगा और जो एंड रिजल्ट निकल के आएगा एक कल्चरल यूनिट के हिसाब से, या सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किंगडम और एम्पायर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिफरेंट टाइप का होगा ही होगा। उसके बाद अगर हम एक बार दोबारा से रिविजिट करें द ग्रेट इंडियन प्लेन्स को, तो ग्रेट इंडियन प्लेन्स का हमने 3 पार्ट्स में देख लिया। वेस्टर्न पार्ट दोआब, सेंट्रल पार्ट ईस्टर्न यूपी और बिहार, और ईस्टर्न पार्ट इसका हमारा हो गया गैंगेटिक डेल्टा, जिसमें आसाम
हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश आ गए। अब अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें कि कैसे इसने इन्फ्लुएंस किया होगा हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को या प्राचीन इतिहास को, तो जो हमारे ग्रेट नदर्न प्लेन्स हैं, ग्रेट नदर्न प्लेन्स ने हमेशा से ही रिच क्रॉप्स को सस्टेन करने में, प्रोड्यूस करने में हमेशा से एक मेजर रोल प्ले किया है। अगर आप देखें तो जो वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन है और जो इंडस है, यहां पे हिस्टोरिकल टाइम से मेजरली व्हीट और बार्ले प्रोड्यूस होते रहे हैं। उसके बाद अगर आप मिडिल और लोअर गैंगेटिक प्लेन में आ जाएं तो यहां पे जनरली क्योंकि पानी की बहुत स्कैरसिटी नहीं है, इनफैक्ट पानी की अधिकता है, इस वजह से ये हमेशा से राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारी ज्योग्राफिकल सेटिंग है कि फर्टाइल प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, पानी का इश्यू नहीं है, वहां पे अलग टाइप का क्रॉप पैटर्न हो गया। जो हमारे एरियाज हैं, एरिड रीजन्स हैं रिलेटिवली, उनमें अलग टाइप का क्रॉप पैटर्न हो गया। और जब क्रॉप पैटर्न हो गया या इकोनॉमिक जो बेसिस अलग अलग टाइप का डेवलप होना शुरू हो गया, तो उससे अटैच्ड जो बाकी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो कल्चर हो, सोसाइटी हो, एक्सचेंजेस हो, रिलीजन हो, वो भी कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से इन्फ्लुएंस होंगे ही होंगे। अगर हम देखें हमारे वैदिक कल्चर के बारे में, तो वैदिक कल्चर जो था वो उसका ओरिजिन अगर आप देखें तो माना जाता है कि वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसमें पाकिस्तान का भी या मॉडर्न डे पाकिस्तान का भी एक लार्ज एरिया आता है, सो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, यहीं से हमारे वैदिक कल्चर की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे वैदिक कल्चर यहां से शुरू होते हुए धीरे धीरे स्टार्ट हुआ वेस्टर्न इंडिया और वहां से पूरे नॉर्थ इंडिया और काफी हद तक सेंट्रल इंडिया में भी वैदिक कल्चर फैल गया। और सेंट्रल इंडिया के बाद धीरे धीरे काफी सारे एलिमेंट्स सदर इंडिया में भी उसके पर्कुलेट हुए, पेनिट्रेट हुए। अगर हम देखें जो हमारा द ग्रेट नदर्न प्लेन्स है, उसका अगर हम लोअर गैंगेटिक वैली देखें, लोअर गैंगेटिक वैली का मतलब है कि नॉर्थ बंगाल एरिया, और नॉर्थ बंगाल एरिया या लोअर गैंगेटिक वैली लाइट में आया, इंपॉर्टेंस में आया गुप्तास के टाइम पे। जब गुप्ता एम्पायर फ्लरिश हुआ तो जो लोअर गैंगेटिक वैली है, इसने बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पूरे गुप्ता एम्पायर के दौरान। अगर हम थोड़ा सा और ईस्ट में चलें तो जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है जो आप सभी सुनते होंगे खासतौर से बारिशों के दिन में, क्योंकि बाढ़ बहुत आती है वहां पर, तो वो है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, जो कि हमारे ईस्ट इंडिया को पूरा वाटर सप्लाई करता है, पर्टिकुलरली असम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एटसेट्रा। और ब्रह्मपुत्रा जो सिस्टम था एंशिएंट टाइम पे कल्चरल एलिमेंट्स के लिए इतना नहीं जाना जाता जितना कि मेडिवल इंडिया या मेडिवल फेज में जब इंडिया ने एंटर किया हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उस वक्त जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम था उसने एक मेजर रोल प्ले करना शुरू किया। अच्छा, अगर हम बात कर लें कि ये तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स थे, जिससे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स थी अलग अलग टाइम्स में। फॉर एग्जाम्पल नदर्न गैंगेटिक प्लेन इंपॉर्टेंट हुआ गुप्ता पीरियड में, ब्रह्मपुत्र सिस्टम इंपॉर्टेंट हमारा हुआ मेडिवल इंडिया में, और ऐसे इसी तरीके से जो एरियाज कल्चरली, इकोनॉमिकली, वाटर रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे, उनको लेके हमेशा से आपस में जिसे बोलते हैं कंटेस्ट बनी रही। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो दोआब एरिया है जो कि गंगा और यमुना के बीच में, दोआब का मतलब है दो रिवर्स के बीच का एरिया, और क्योंकि दोनों रिवर्स लार्ज स्केल एलिवल डिपॉजिट में इंश्योर करती हैं तो बहुत फर्टाइल एरिया हो जाता है। और क्योंकि दो रिवर सिस्टम्स हैं तो पानी की भी कोई कमी नहीं है, और क्योंकि दो रिवर सिस्टम्स हैं तो वाटरवेज की तरह, मतलब अगर आपको अपनी बोट्स के थ्रू, अपनी शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना है, वाटरवेज का ट्रांसपोर्टेशन इज मच चीपर देन लैंड ट्रांसपोर्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप काफी ज्यादा रिसोर्सफुल होंगे। और इस वजह से हिस्टोरिकल टाइम से जो गंगा यमुना के बीच में दोआब एरिया है, इसको लेके लगातार लड़ाइयां होती रही कि कौन इस एरिया पे कंट्रोल करेगा। तो आप देख रहे हैं ये जो ज्योग्राफिकल फीचर है दोआब का, दो रिवर्स के बीच में, इसने डिसाइड किया कि इसकी कमर्शियल इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगी, और उसने डिसाइड किया कि इसको लेके हमेशा से लड़ाई होती रहेगी, कॉन्टेस्ट होता रहेगा, वॉरफेयर्स होते रहेंगे, ट्रेडर्स आएंगे, बाकी
लोग इसके बारे में हिस्ट्री अपनी लिखेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जो फॉरेन राइटर्स होंगे, ट्रैवलर्स होंगे, वो भी आएंगे इस एरिया को देखना चाहेंगे। और जिस तरह का कल्चर यहाँ डेवलप होगा वो आसपास के कल्चर को तो इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, लेकिन जो यूनिक कल्चर एलिमेंट्स इस वजह से यहाँ डेवलप हो जाएंगे, मुझे लगता है वो बाकी कंट्री में तो स्प्रेड होंगे ही होंगे, दूसरे कंट्रीज में भी, चाहे वो चाइना साइड हो, चाहे हमारा वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे हमारा वेस्टर्न एशिया हो, चाहे मेडिटेरेनियन हो, चाहे हमारा साउथ ईस्ट एशिया हो। और जैसा मैंने कहा कि रिवर्स उस वक्त ट्रेड और कॉमर्स की आर्टरीज की तरह काम में आती थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ नहीं था, जो मॉडर्न डे कार्गो सप्लायर्स एंड ट्रेन्स नहीं थी, ट्रक्स नहीं थे, बसेस नहीं थी, कार्स नहीं थे, तो एक बड़ा सस्ता सुलभ उस वक्त जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, रेडिली अवेलेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, वो था रिवर्स। जहां जहां रिवर हुआ करती थी, ट्रेड करना आसान था, पानी की सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं था, एलिवियल फर्टाइल सॉइल थी, तो प्रोडक्टिविटी बहुत हाई थी, जो भी क्रॉप आप उगाएंगे। इस वजह से अगर आप पुराने टाउन्स देखें तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस आप देखते थे कि पुराने टाउन्स डेवलप हुए हमेशा नदियों के किनारे। जैसे मेरे बगल में, चंदौली के बगल में काशी या बनारस या वाराणसी का जो टाउन है, जिसको दुनिया के सबसे पुराने प्राचीन सिटीज में से कहा जाता है, उसका भी स्टार्ट होने का, सर्वाइव करने का, फ्लरिश होने का, आज तक बने रहने का एक बड़ा रीजन है कि रिवर गंगा के किनारे वो टाउन बना हुआ है, स्टैब्लिश्ड है। तो नेचुरल रिसोर्सेज से वो काफी एंडाउड है, जिसका उस टाउन ने हमेशा से फायदा उठाया है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ कुछ बाउंड्रीज, जैसे बोलते हैं हिमालयाज एक बाउंड्री बनी बट इम्पर्मिएबल नहीं, विंध्याज एक बाउंड्री बनी बट इम्पर्मिएबल नहीं, सुलेमान रेंज एक बाउंड्री बनी बट इम्पर्मिएबल नहीं, किरथर रेंज एक बाउंड्री बनी बट इम्पर्मिएबल नहीं। आप इंडस रिवर देख लें, आप रिवर गंगा देख लें, यमुना रिवर देख लें, चाहे ताप्ती और नर्मदा देख लें, तो ये हालांकि इम्पर्मिएबल बाउंड्रीज नहीं बनी, लेकिन क्योंकि कुछ हद तक इन्होंने एक एरिया को डिफाइन कर दिया, तो यह जरूर देखा गया कि इन नॉन इम्पर्मिएबल बाउंड्रीज के बीच में जो एरियाज डिफाइन हुए, उन्होंने कुछ अपने एलिमेंट्स, चाहे कल्चरल एलिमेंट्स हों, ट्रेड हो, क्रॉप्स हों, वॉरफेयर हों, टूल्स हों, सोसाइटल सिस्टम्स हों, पॉलिटिकल सिस्टम्स हों, ये सारे कुछ ना कुछ उन एरियाज में अपने अपने अलग 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 डेवलप हुए, और आसपास के एरिया से उनका ओवरलैप भी रहा, एक्सचेंज भी रहा, लेकिन खुद की यूनिकनेस भी उन लोगों ने, उन एरियाज ने, उन पर्टिकुलर अनकंस्ट्रेन्ड एरियाज ने, स्मॉलर, जिसे मैं बोलूंगा आइसोलेटेड एरियाज ने अपने डेवलप किए। और ये और भी ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप देख लें, चाहे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आप देख लें, बड़े मुश्किल हुआ करते थे। और एक जगह से दूसरी जगह जाना, अगर आपको रिवर क्रॉस करना है, आपको विंध्यंस क्रॉस करने हैं, आपको थार डेजर्ट पूरा क्रॉस करना है, आपको सुलेमान रेंज क्रॉस करनी है, आपको हिमालयाज क्रॉस करने हैं, तो उस वक्त क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, इन चीजों को क्रॉस कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इस कारण लोग रिलेटिवली, उनकी मोबिलिटी कम थी, कम एक से दूसरी जगह आ जा पाते थे, और जिसके कारण जहां पे वो रहते थे वहां पे अपना यूनिक कल्चर वो सेटअप कर लेते थे, डेवलप कर लेते थे। तो अगर एज ए होल हम कहें तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इन बैरियर्स के प्रेजेंट होने के बावजूद भी एक कंपोजिट कल्चर उभर कर सामने इनफैक्ट आया। चलिए, तो ये तो हुई फिजिकल फीचर्स की बात। इस पर्टिकुलर लेक्चर और चैप्टर को जो सेकंड एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे, वो है कि फिजिकल फीचर्स के अलावा ऐसी और कौन सी नेचुरल रिसोर्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसने एंशिएंट हिस्ट्री को शेप अप किया हो। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं उस दूसरे नेचुरल रिसोर्स या ज्योग्राफिकल सेटिंग या ज्योग्राफिकल रिसोर्स की तरफ, जिसने इन फिजिकल बैरियर्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोल प्ले किया हो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, हमारी सिविलाइजेशन, हमारे कल्चर, हमारे एक्सचेंजेस को शेप अप करने में, इन्फ्लुएंस करने में, इफेक्ट करने में। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट उस वक्त के मेटल रिसोर्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट मेटल रिसोर्स मैं जिसे कहूं एंशिएंट हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये यही मेटल था जिसने डिसाइड किया कि टूल्स किस तरीके से डेवलप किए जा सकते हैं,
लार्ज स्केल कल्टीवेशन उन टूल्स के डेवलप करने से कैसे प्रोग्रेस या एक्सरसाइज या एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यही वो मेटल था जिसने वॉरफेयर टूल्स को शेप अप किया, या लार्ज स्केल फॉरेस्ट को कैसे क्लियर किया जाए, जंगलों को कैसे काटा जाए, अपने जो किंगडम्स हैं, अपनी जो सोसाइटी है, अपनी जो सिविलाइजेशन है, उसको न्यू एरियाज में कैसे ले जाया जाए। और वो है मेटल दोस्तों, आयरन, लोहा। आयरन ही वो मेटल रहा जिसने सबसे ज्यादा, मैं कहता हूं, रोल प्ले किया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा व्हेन इट कम्स टू एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ, आई वुड से सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि आप कोई भी सिविलाइजेशन उठा के देख लें, उनकी एंशिएंट हिस्ट्री, इवन मॉडर्न हिस्ट्री, इवन मेडिवल हिस्ट्री, इवन आगे आने वाले किसी भी हिस्टोरिक टाइम्स पे नेचुरल रिसोर्सेज क्या एग्जिस्ट करते हैं, करते होंगे, रहेंगे, होंगे, इनका हमेशा से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट, प्रभाव रहेगा। आयरन ओर इंडिया में प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से, साउथ बिहार, एमपी और आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, सो साउथ बिहार, एमपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये 4 बड़े स्टेट्स या एरियाज रहे जहां पे शुरुआत से ही आयरन ओर मिलता रहा। इसका मतलब क्योंकि इन एरियाज में अबंडेंट आयरन ओर मिलता रहा, तो वहां का कल्चर जो होगा इस नेचुरल रिसोर्स आयरन ओर से काफी हद तक इन्फ्लुएंस होगा। और जब स्मेल्टिंग की टेक्निक डेवलप हो गई, स्मेल्टिंग का मतलब है कि आप इस आयरन ओर से स्टील कैसे बनाएंगे, इस आयरन ओर को आप स्टील में कैसे तब्दील करेंगे, उसके बाद जो वेपन मेकिंग है या इंप्लीमेंट्स जिनसे आप लार्ज स्केल फॉरेस्ट को कवर कर सकते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर है उसको आप और कैसे इंडस्ट्रियल स्केल पर या बड़े स्केल पर आप ला सकते हैं, ये डिसाइड होने लगा। इसका मतलब जिन एरियाज में साउथ बिहार, एमपी, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, इन चारों एरियाज में क्योंकि आयरन ओर आसानी से मिल जाता था, तो यहां पे एक बड़ा एडवांटेज एंजॉय किया जो भी उस वक्त कि यहां पे सोशो पॉलिटिकल सेटअप रहा हो, किंगडम्स रहे हों, डायनेस्टीज रही हों, एम्पायर्स रहे हों, उन्होंने इसका पूरा यूटिलाइजेशन किया, अपने एडवांटेज के लिए यूज किया, और उन्होंने अपने किंगडम को, सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में इस नेचुरल रिसोर्स आयरन मेटल का पूरा यूटिलाइजेशन किया। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप देखें 6th सेंचुरी बीसी में अवंती, जिसकी कैपिटल थी उस वक्त उज्जैन, उज्जैन अगेन सेंट्रल इंडिया, तो अवंती ने 6th सेंचुरी बीसी से ही आयरन ओर के जो डिपॉजिट्स थे उनको एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, स्टील में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, उससे अपने नए नए टूल्स बनाए, इंप्लीमेंट्स बनाए, जिससे अपने एग्रीकल्चर को कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव करना शुरू किया। लार्ज स्केल जो सेंट्रल इंडिया फॉरेस्ट थे, उन फॉरेस्ट को हटाना शुरू किया और नई जमीन, नई जगह को उन्होंने हैबिटेट करना शुरू किया, लोगों को वहां पे बसाना शुरू किया। और ये जो नया हम लोगों ने फॉरेस्ट क्लियर किया है, यहां पर हम लोगों ने अपनी एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करना शुरू किया। तो जब आप एग्रीकल्चर एक्सपेंड करेंगे, नया एरिया आप एग्रीकल्चर के अंदर लाएंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। उससे आपके रिसोर्सेज तो ऑर्गुमेंट होंगे ही होंगे, उस जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को आप एक्सचेंज कर सकते हैं किसी दूसरी चीज के बदले। हो सकता है उसके बदले आप पर्ल्स खरीद लें, हो सकता है उसके बदले आप गोल्ड खरीद लें, हो सकता है उसके बदले आप ग्लासवेयर खरीद लें, हो सकता है उसके बदले आप शिप्स खरीद लें, या आप कैनन्स खरीद लें, या आप गन्स खरीद लें। तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अगर आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन है। तो ये एक इन्फ्लुएंस रहा आयरन ओर का। उसी तरीके से अगर आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एरिया में आ जाएंगे, जो कि साउथ ऑफ महाराष्ट्र है, तो यहां भी आयरन के पहले भी बड़े डिपॉजिट्स थे, आज भी बड़े डिपॉजिट्स हैं। अगर आप आंध्रा की बात कर ले तो वारंगल और करीमनगर, ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं आज भी जहां पे लार्ज स्केल आयरन और डिपॉजिट्स मिलते हैं। अगर आप बात कर ले कर्नाटक, तो आपने नाम भी सुना होगा, कर्नाटक में बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में आज भी लार्ज स्केल आयरन और माइनिंग होती है। और इंडिया की मेजर लार्ज सप्लाई आज भी मैं कहूंगा छोटा नागपुर प्लेटो आप देख ले, जिसमें साउथ बिहार आपका सेंट्रल इंडिया आ गया, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जो माइंस इनको देख लें, काफी हद तक हमारी आयरन ओर की जो डिमांड है, सप्लाईज हैं, आज भी इन्हीं स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू होती है। अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट
मेटल की बात देख लें आयरन ओर के बाद, तो वो है लीड। लीड उस वक्त सिर्फ एक ही जगह इंडिया में मिलता था, और लीड मिलता था, गैस करिए कहां मिलता होगा या कहां मिलता था। और लीड मिलता था उस वक्त सिर्फ आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। और यही कारण था कि जब सतवाहंस ने अपना एम्पायर यहां बिल्ड करना शुरू किया, तो सतवाहंस ने यूटिलाइज किया जो यहां पे आयरन मिलता था, साथ ही साथ जो लेड मिलता था, लेड को उन्होंने यूटिलाइज किया अपनी करेंसीज को डेवलप करने में। और इस वजह से सतवाहंस, जिन्होंने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र पे जो दो फर्स्ट 2 सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा थी, जब उन्होंने यहां पर रूल किया, तो बहुत सारी कॉइनेज या बहुत सारे सिक्के हमें लेड के सतवाहन रूल्स में या उस वक्त के टाइम फ्रेम में या उस वक्त के एंशिएंट हिस्ट्री का जो पीरियड है उसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। और कुछ लेड हो सकता है, कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में भी ये लेड राजस्थान में मिलता था। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ हद तक कुछ लेड राजस्थान से दूसरे पार्ट्स में इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश यहां से राजस्थान से इंपोर्ट किया जाता रहा हो। लेकिन जो मेजर लेड माइंस हैं वो आंध्रा में थी, और इस वजह से जो वहां का एम्पायर था फर्स्ट 2 सेंचुरीज बीसी में सतवाहंस का, उन्होंने लेड को यूटिलाइज किया अपनी करेंसी के रूप में। उसके बाद अगर हम तीसरा इंपॉर्टेंट मेटल देख लें, तो तीसरा इंपॉर्टेंट मेटल है दोस्तों सिल्वर या चांदी। चांदी की हमेशा से इंडिया में बेहद ही कमी रही है, और अगर आप देख लें तो आज भी चांदी की इकलौती खदान या रिसोर्स सेंटर में जिसे कहूंगा वो है खड़गपुर हिल्स। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में खड़गपुर हिल्स में चांदी की खदान है। वहीं से जो हमारी चांदी या सिल्वर है वो वहां से निकलता है। और चांदी के जो उस वक्त पंच मार्क्ड कॉइन्स चांदी के बने होते थे, ये प्राइमरीली देखे गए हैं अकबर के टाइम पे। चांदी के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेटल है वो है गोल्ड डस्ट। गोल्ड डस्ट उस वक्त कैरी की जाती थी, जो हमारी रिवर्स, जो हमारी नदियां फ्लो करते हैं हिमालय से और जो नदर्न प्लेन्स में जाती हैं, चाहे इंडस सिस्टम हो, गोल्ड डस्ट इन रिवर्स के थ्रू अलग अलग एरियाज में स्प्रेड होती थी। और वहीं से ये जो अलग अलग नदियां या रिवर्स चैनल्स थे, इनकी ट्रिब्यूटरीज थी, उन रिवर बैंक से इस गोल्ड डस्ट को इकट्ठा किया जाता था। इनफैक्ट आज भी मैं कहूंगा इकट्ठा किया जाता है। और ये गोल्ड डस्ट जो रिवर्स के थ्रू कैरी होती थी और डिपॉजिट होती थी, इनको कहा जाता है प्लेसर्स। प्लेसर्स के थ्रू जो गोल्ड डस्ट डिफरेंट हिमालयस की जो रिवर सिस्टम्स थे, ट्रिब्यूटरीज थी, डिपॉजिट होता था, उन प्लेसर्स के थ्रू गोल्ड की सप्लाई इंडिया में होती थी। अगर आप माइन की बात करें कि क्या इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे सोना मिलता हो, गोल्ड मिलता हो, तो ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन सिल्वर की तरह गोल्ड भी इंडिया में बहुत ही स्कार्स है, मतलब बहुत कम मिलता है। और जो मेजर गोल्ड माइन है इंडिया की, वो आज भी पुराने समय से कोलर गोल्ड माइन है, जो कि कर्नाटक में सिचुएटेड है। कोलर गोल्ड माइन से आज भी इंडिया का जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गोल्ड है वो ज्यादातर कोलर गोल्ड माइन से ही प्रोड्यूस होता है। अगर हम एक इंटरेस्टिंग बात के बारे में बात करें कि जब इंडिया बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेड करने लग गया यूरोप के साथ, और पर्टिकुलरली गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, इनफैक्ट उस वक्त जिसे बोलते हैं इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे इंडिया ने ट्रेड और कॉमर्स में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी। और एक मेजर एलिमेंट इंडियन ट्रेड का था कि ट्रेडिंग विद रोमन्स एंड ग्रीक्स। और हमारा जो एक्सपोर्ट होता था, चाहे वो हमारा टेक्सटाइल्स का हो, चाहे हमारा ग्लासवेयर का हो, चाहे हमारा स्टील का हो, चाहे वो हमारा स्पाइसेस का हो, ये सारा हम एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से। और वहां से लार्ज स्केल गोल्ड इन्फ्लक्स उसके बदले में हमको इंडिया में मिलता था। और जब यूरोपियंस को, रोमन्स को पर्टिकुलरली ये लगने लग गया कि एक्चुअली हमारा बहुत ज्यादा गोल्ड इंडिया में जा रहा है इस ट्रेड की वजह से, और जब रोमन्स ने या यूरोपियंस ने इंडिया के साथ, आई थिंक 3rd या 4th सेंचुरी एडी होगा, तब उन्होंने इस एक्सचेंज पे, ट्रेड पे जब रोक लगा दिया, उसको धीमा कर दिया, तो जो गोल्ड हमारे कंट्री में आता था यूरोप से, रोम से, ग्रीक से, वो गोल्ड इंडिया में आना काफी कम हो गया। और ये भी हम देखते हैं कि जब उस ट्रेड पे बैन लगाया, ब्रेक लगाया, रोक लगाई यूरोपियन कंट्रीज ने,
उसके बाद अगर हम गोल्ड की प्रेजेंस देखें एंशिएंट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साउथ इंडियन जो बेसिकली एम्पायर्स थे हमारे, जिनका मेजर ट्रेडिंग पार्टनरशिप होती थी, केरला से स्पाइसेस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते थे यूरोप, और उसके अलावा भी जो कोस्ट लाइन पे हमारे या इंटीरियर पार्ट्स थे वहां से भी बड़ा ट्रेड किया जाता था ग्रीक और रोम के साथ। वो ट्रेड जब डिक्लाइन हुआ तो हमारे जो सिटीज जो इस ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट थे वो भी धीरे धीरे डिके करते गए, डिक्लाइन करते गए। अगर हम देखें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेटल, गोल्ड हमने देख लिया। गोल्ड के बाद हम देखें अगर प्रेशियस स्टोन्स, तो प्रेशियस स्टोन्स भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं लेकिन कुछ क्वांटिटी में इंडिया में हमेशा से मिलते रहे हैं। और पर्टिकुलरली अगर आप देख लें सेंट्रल इंडिया, ओडिशा और साउथ इंडिया, इन तीनों एरियाज में प्रेशियस स्टोन्स आप देख लें, चाहे आप पर्ल्स देख लें, इसमें हमेशा से इनका प्रोडक्शन होता रहा है। और ये पर्ल्स जो कि सेंट्रल इंडिया, ओडिशा और सदर्न इंडिया में जिनका हमेशा से प्रोडक्शन होता रहा है, ये पर्ल्स काफी डिमांड में हुआ करते थे रोम में और यूरोप में। और हमारे स्पाइसेस के साथ, हमारी टेक्सटाइल के साथ, हमारी ग्लासवेयर के साथ, हमारे स्टील के साथ पर्ल्स भी एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम हुआ करता था, जिसके बदले में यूरोप से हमको लार्ज स्केल गोल्ड सप्लाई में मिला करता था। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है, ये जो चैप्टर है जियोलॉजिकल सेटिंग, ज्योग्राफिकल सेटिंग या फिर भूगोलिक परिस्थितियां क्या रही, इसको हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से समराइज करने की कोशिश की है, ताकि एंशिएंट हिस्ट्री जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में जब हम आगे बढ़ना शुरू करें तो आप अप्रिशिएट कर पाएं कि इंडिया या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ज्योग्राफिकल सेटिंग क्या रही। अगर सिटीज डेवलप हुए तो उनमें ज्योग्राफिकल फीचर्स, सेटिंग्स का क्या इंफ्लुएंस रहा होगा। सिविलाइजेशन कहीं शुरू हुई तो उसमें ज्योग्राफिकल सेटिंग्स का भी एक मेजर रोल रहा होगा। अगर कोई सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई, ट्रेड फ्लरिश हुआ, किस पर्टिकुलर एलिमेंट का जहां ज्यादा देखने को मिला, तो उसमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल सेटिंग्स ने भी एक रोल प्ले किया होगा। उसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उस टाइम के, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, लेड हो, टिन हो, या फिर प्रेशियस स्टोन्स हो, गोल्ड हो, इन सभी का भी उस वक्त क्या रोल रहा सिविलाइजेशन डेवलपमेंट में, ये हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से समराइज करने की कोशिश की है। दोस्तों एक बार फिर से, अगर आप इस लेक्चर की प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो बिल्कुल देखें, साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएं, वहां पे जो लिंक है उसको आप क्लिक करें और ये पूरी प्रेजेंटेशन पीडीएफ और पीपीटी फॉर्मेट में आप कलर कोडेड फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। कलर कोडेड फॉर्म का मतलब है कि जितने इवेंट्स होंगे वो अलग कलर में होंगे, जितने लोग होंगे वो अलग कलर में होंगे, जितने इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं अलग कलर में होंगे, डिफरेंट इवेंट्स हैं वो अलग कलर में होंगे। तो आपके लिए पढ़ना, देखना, याद करना, समराइज करना, रिवाइज करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आसान होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये मेरी टीम ने जो लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जो कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास पे दूसरा लेक्चर है, आपको पसंद आया होगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा कि इंडियन हिस्ट्री जब लिखी गई या एंशिएंट हिस्ट्री जब लिखी गई तो उस एंशिएंट हिस्ट्री के डिफरेंट स्कूल्स क्या थे, चाहे वो नेशनलिस्ट स्कूल हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स ने जब हिस्ट्री लिखवाना शुरू किया उनका थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा, और किस तरीके से बाद में जो हमारी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ने या लिबरल्स जिसको कहते हैं, उन्होंने हिस्ट्री जब लिखना शुरू किया तो उसमें किस तरह का चेंज आया। साथ ही साथ हम उसके साथ एक और टॉपिक क्लब करेंगे और वो टॉपिक होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कौन से वो इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं। इन सभी के बारे में हम आपसे अगले लेक्चर में डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आई होप यू एंजॉयड the first 2 chapters of videos of our series on ancient history, and please stay tuned, subscribe to our channel and stay tuned for our next set of videos on ancient history. Until our next lecture comes out on ancient history, Jai Hind, Jai Bharat.